जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस द हिंदू समाचार विश्लेषण में हम देखने वाले हैं 15 सितंबर 2020 को द हिंदू पेपर में आए हुए कुछ आलेखों के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना है इंडियाज ग्रेट साइलेंस इन द लाउडेस्ट साउंड। तो ये अपना एडिटोरियल है, संपादकीय में आलेख छपा है, गोपाल कृष्ण गांधी जी द्वारा लिखित है और ये पेपर 3 से संबंधित है, आपका जीएस पेपर 3 से संबंधित इसका है। संदर्भ की बात करें तो इसमें गोपाल कृष्ण गांधी जी ने भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में चिंताएं व्यक्त की हैं। भारत में जिस तरह की महामारी चल रही है, जिस तरह का आर्थिक रूप से भारत पीछे हो रहा है, आर्थिक अर्थव्यवस्था जो भारत की है वो गिर रही है लगातार, और जिस तरीके से सीमा पर बात चल रहा है, तो इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी बिंदुओं को इन्होंने इसमें उठाया है, उनसे संबंधित चिंताओं को इसमें उन्होंने उठाया है। देखिए, 4 बातें इसमें सबसे पहले बताई हैं कि स्पेनिश फ्लू 1918 से 20 में आया था। इसके बाद से 4 बार मंदी भी आ चुकी है। 1958 की बात करें, 66 की बात करें, चाहे 73 की बात करें, चाहे 80 की बात करें, 4 बार मंदी भी आ चुकी है। इसके बाद हमने चीन और भारत का युद्ध भी हमने देखा है 1962 में। तो ऐसी 3 स्थितियों को इस समय अगर देखें तो तीनों स्थितियां समान रूप से समान हमारे सामने हैं, ऐसा लेखक ने कहा है। लेखक ने कहा है कि इसमें महामारी के रूप में अगर देखें तो महामारी भी है, दूसरा आर्थिक रूप से भी मंदी के आसार हैं, और तीसरा इस समय चाइना के साथ फिर से हमारे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए हैं, इससे हमारे विवाद बढ़ गए हैं। तो ये इस समय तीनों स्थितियां एक साथ हमारे सामने हैं। तो बहुत मुश्किल स्थिति है, बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति है भारत के परिप्रेक्ष्य में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय कोई भी नहीं जानता, कोई भी सही तरह का समाधान इसके लिए उपलब्ध नहीं करा पा रहा कि किस तरह इसका समाधान किया जाए और कौन कौन से हम समाधान इसमें बताए जाएं। सरकार भी इस समय थोड़ा पीछे है, सरकार भी लैग कर रही है, उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह के समाधान वो यहाँ पे बताए। कोई भी आधिकारिक रूप से ये स्पष्ट बयान नहीं दे पा रहा कि इस समय स्थितियां क्या हैं और सही आंकड़े क्या हैं, सही जानकारियां क्या हैं, वो सरकार कहीं ना कहीं छुपा रही है, ऐसा लेखक ने अपने आर्टिकल में, अपने इस लेखक में बताया है। देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो कोरोना की बात कर लेते हैं पहले। को कोरोना इंपॉर्टेंट है और इस समय न्यूज में भी चल रहा है बहुत सारा। तो अगर देखें तो भारत इस समय ब्राजील और अमेरिका से भी आगे निकलने वाला है, अमेरिका से भी केस के मामले में आगे निकलने वाला है। अगर इसी गति से केसेस आते रहे तो कहीं ना कहीं अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। ब्राजील से तो हम आगे पहुंच ही गए हैं। तो ये लेखक ने कहा है कि इतनी गंभीर स्थिति भारत में आ गई है। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो प्रतिदिन आने वाले जो केस हैं कोरोना के, उसमें तो भारत ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है और हमारे देश में करीब करीब 1 लाख केसेस डेली आ रहे हैं, करीब करीब 1 लाख केसेस डेली आ रहे हैं। तो ये एक विश्व रिकॉर्ड बन गया है, किसी भी और देश में ऐसा नहीं हुआ है, उस विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो यहां पर स्थिति बहुत भयानक हो गई है, जिसके लिए बहुत कुछ ऐसा है जो सरकार को बताना होगा, बहुत कुछ ऐसा है जिसकी जानकारी सरकार को लोगों को देनी होगी, ताकि इस भयंकर बीमारी से और इस भयंकर स्थिति से वो लोग यहां से निकल पाएं। जैसा कि अभी हमें यही नहीं पता है कि भारत में सामुदायिक संक्रमण शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। सामुदायिक संक्रमण की शुरुआत हुई है या नहीं हुई है, यही सरकार हमसे नहीं बता पा रही है। अगर सामुदायिक संक्रमण हो गया है शुरू भारत में, तो क्या हमारे पास उसके लिए सही तरीके से चीजें अवेलेबल हैं? क्या हमारे पास वेंटिलेटर अवेलेबल हैं? क्या हमारे पास बेड अवेलेबल हैं? क्या हमारे पास हॉस्पिटल अवेलेबल हैं? ऐसी कोई भी जानकारी इस समय हमारे पास नहीं है। सरकार भी इन जानकारी को छुपा रही है, या उसके पास भी जानकारी शायद नहीं है, इसलिए वो सामने नहीं ला रही है। तो ये चिंताएं अपने लेख में अभी लेखक ने इस समय बताई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो भी इस समय कुछ हो रहा है, वो उसके लिए हमारे गांव तैयार हैं या नहीं है। क्या हमारा जो कोरोना संक्रमण है वो हमारे गांवों तक फैल गया है अथवा नहीं फैला है, ये भी सरकार को अभी ध्यान में करके बताना होगा। अगर गांवों तक फैल गया है तो क्या हमारे ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं वो इससे अवेयर हैं या नहीं है, वो उसको जानते हैं या नहीं है। इस तरह की सारी बातें सरकार को यहाँ पर बतानी होंगी और सरकार को इनकी व्यवस्था भी करनी होगी कि उनकी दवाइयाँ या उनकी सुविधाएं या जो मेडिकल सुविधाएं वहाँ पर होनी चाहिए, या जो किट होनी चाहिए, क्या उनकी हमारे पास व्यवस्था है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अपने इस लेख में लेखक ने उठाए हैं, उनकी व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी मांगी है। देखिए, लेखक ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है लॉकडाउन का। लेखक का कहना है कि लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था ताकि हमारे देश में जो कोरोना केसेस हैं वो कम हो जाएं और कोरोना केसेस ना बढ़ें। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद भी आज हम 50 लाख के करीब केसेस पर पहुंच चुके हैं और विश्व में अग्रणी देशों में हम खड़े हुए हैं जहां पर कोरोना के सबसे अधिक केसेस हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या 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 कारण रहे कि लॉकडाउन लगाने के बाद भी संक्रमण के इतने उच्च स्तर पर हम लोग पहुंच गए? तो इसके लिए सरकार हमें आंकड़े बताए, हमें सही चीज बताए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कौन से कारण रहे जिनके लिए हमें आगे जागरूक रहना चाहिए, आगे चाहे केस ना बढ़े। तो ऐसी जानकारियों के बारे में लेखक ने कहा है। साथ ही हमें यह भी नहीं पता है कि इस समय रोजगार पे या बेरोजगारों पे किस स्तर तक का प्रभाव पड़ा है। हालांकि पड़ा है, अर्थव्यवस्था हमारी गिरी है, परंतु कितने स्तर तक की गिरी है इसके बारे में अभी हमारे पास कोई भी जानकारी, कोई भी प्रस्ताव नहीं आ पाया है। तो ये भी सरकार को ध्यान में देना पड़ेगा कि किस तरह का प्रभाव हमारी
चीज़ों पर पड़ रहा है। हमारा इस समय निर्यात जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, निर्यात पूरी तरह से बेकार हो चुका है। अब निर्यात के साथ चीज़ों को कैसे हमें सही करना है या कैसे अपने निर्यात को हमें बढ़ाना है, ये भी एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो भी हमें करनी होगी कि निर्यात हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे जो कृषि से संबंधित हमारे जो श्रमिक हैं, चाहे वो किसान हो गए हमारे, उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि निर्यात भारत का बिल्कुल खत्म हो गया है। निर्यात भारत को बहुत मुश्किल से हो रहा है। अब ऐसे मौकों पर वो क्या उगाएं या किस तरह की खेती करें और किन चीज़ों पर वो जाएं, तो इसके लिए बहुत मुश्किल है ये सोचना। इसके लिए सरकार को यहाँ पर कुछ काम करना चाहिए, यहाँ पर कुछ बताना चाहिए। अन्यथा यही होगा कि निर्यात घटने से हमारा जो माल है वो गोदामों में पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा और इधर लोग भूखे मरते रहेंगे। तो ऐसी बहुत स्थिति बुरी हो सकती है। सरकार को इसीलिए पहले से ही कुछ बातें करनी चाहिए। बहुत सारी टिप्पणीकर्ता हैं हमारे बीच में, बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं जो इस तरह के विषयों पर टिप्पणियां कर रहे हैं, अपने आर्टिकल दे रहे हैं, किंतु कोई भी श्रेष्ठ समाधान उपलब्ध कराने में अभी कारगर नहीं सिद्ध हो पाया है, अभी सफल नहीं सिद्ध हो पाया है। तो ये भी सरकार को यहाँ पर ध्यान में देनी पड़ेगी बात, और यहाँ पर इसको भारत के लोगों को इस समय सारी कड़ियां जोड़कर देखना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी चीजें हैं और किन चीजों के लिए हम लोग काम करना है। ऐसी सभी कड़ियों को जोड़कर काम करना पड़ेगा। जितने भी मेडिकल हालात हैं, आर्थिक हालात हैं या पारिस्थितिकीय जो भी परेशानियां हमारे सामने हैं, संकट हमारे सामने हैं, उसके वैश्विक कारणों को हमें समझना पड़ेगा और उसके अनुसार ही अपनी नियमों को, अपने नीतियों को बनाना पड़ेगा, ताकि हम आगे इस बीमारी से, इस परेशानी से निकल पाएं और इस संकट से हम लोग यहां से निकल पाएं। देखिए, चाहे जनता हो चाहे सरकार हो, दोनों को ही इस संकट ने मारा है, दोनों को ही इससे नुकसान हुआ है। अगर बात करें तो सरकार का अधिक नुकसान हुआ है। सरकार को तो प्रतिदिन नए नए आंकड़ों से, नए नए तरह की चीज़ों से दो दो हाथ करने पड़े हैं, नई चीज़ों को सीखना पड़ा है, रोज नए आंकड़े बताने पड़े हैं। कल को वो कुछ बताते हैं, आज कोई नई चीज़ आ जाती है, उसके बारे में कुछ बताते हैं। तो ऐसा सरकार को कई बार देखना पड़ा, यानी सरकार को अधिक सीखना पड़ा है, सरकार को अधिक परेशानी हुई है। हालांकि जनता को भी परेशानी हुई है, परंतु इन सब चीज़ों के साथ भी हम जहां पे लैग कर रहे हैं वो है जानकारी की कमी। हमारे पास कोई ठीक ठीक जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसी बात पर सरकार, लेखक ने अपना पॉइंट उठाया है, प्रश्न उठाया है कि सरकार को कम से कम सही जानकारी तो लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि हम चीज़ों के लिए तैयार हो सकें। क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी तो हमारा कंट्रोल भी चीज़ों पर नहीं होगा। अगर वैक्सीन की बात करें तो देखिए, वैक्सीन के बारे में कितनी सारी बातें आई, कितने सारे ट्रायल हुए, परंतु वैक्सीन का स्टेटस क्या है, वो क्यों नहीं आ पा रही है, क्यों फेल हो रही है बार बार, या कब तक आएगी या क्या होगा, उसके बारे में किसी भी तरह की जानकारी इस समय नहीं है। तो यही लेखक ने कहा है कि जब तक जानकारी हमारे पास नहीं होंगी तब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए वैक्सीन आके 2-3 महीनों में आ भी जाता है, तो भी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए, गणितीय आंकड़ों के हिसाब से, तो करीब करीब 1.3 बिलियन लोग कोरोना से प्रभावित होंगे, कोरोना से संक्रमित होंगे, और उन तक वैक्सीन पहुंचाने में लगभग लगभग 5 वर्षों का समय लग जाएगा। तो इतनी बड़ी अवधि के लिए हमारे पास क्या प्रिविलेज है, हमारे पास क्या चीजें हैं, उसके बारे में सरकार को यहां पर बात करनी होगी, हमें बताना होगा। महामारी के दौर में, चाहे मंदी का दौर हो, चाहे महामारी का दौर हो, चाहे सीमा पर थोड़ा विवाद चल रहा हो, इन सभी स्थितियों में एक ही आवश्यकता है, वो है जागरूक रहने की, कि किस प्रकार हम जागरूक रह पाते हैं और किस प्रकार अपनी चीज़ों के लिए काम कर पाते हैं। ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जानकारी नहीं होगी तो हम चीज़ों पर नियंत्रण कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए हमें सरकार से मांग करनी पड़ेगी और भी अधिक जानकारियों की, ताकि हम अवेयर रह सकें, हम अपने आप को और अपने समाज को बचा सकें, इन चीज़ों से निकाल सकें। चीन ने भी देखिए, हालांकि शुरुआत की बात करें, चीन ने भी शुरुआत में कोरोना से संबंधित जानकारियों को छुपाया था, वहां पर भी उसने सच को बाहर आने नहीं दिया था। तो पूरे विश्व में उसकी आलोचना हुई थी और उसको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। तो लेखक ने यही कहा है कि कहीं भारत के संबंध में ऐसा ना हो, भारत को भी ऐसी कई आलोचनाओं का शिकार ना करना पड़ जाए। देखिए, इस लेख में तीनों जो हमारे स्तंभ हैं राज्य के, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, तीनों के ही नेतृत्व को, तीनों के ही उद्देश्यों को, तीनों के कर्तव्यों को यहाँ पे इंगित किया है लेखक ने। तीनों के बारे में बताया कि किसको क्या इस समय करना चाहिए। तो वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, कार्यपालिका का इस समय एक ही कार्य है, एक ही कर्तव्य है, और वो है जानकारी को साझा करना। अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक जरूरी जानकारियों को जनता के साथ साझा करना, यह बहुत आवश्यक है। जनता के साथ, संगठन के साथ, एजेंसीज के साथ, स्वास्थ्य एजेंसीज के साथ, ऐसी हर तरह के लोगों के साथ यह शेयर करना बहुत जरूरी है। जितनी जानकारी अधिक होगी उतना ही अधिक हम नियंत्रण पा पाएंगे इस बीमारी पर। तो ऐसा इसमें कहा गया है कार्यपालिका के लिए।
हालांकि अभी हमारे जो विदेश मंत्री थे एस जयशंकर जी, वो 11 सितंबर को चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनसे मिले थे, वांग यी से मिले थे, उनके बीच में कुछ बातचीत हुई थी, परंतु वो बातचीत अब किस तरह की आगे चीज़ें बनाती है, किस तरह का आगे अनुसार हमें देखने हैं कि किस तरह की चीज़ें आगे रहेंगी हमारे सामने, वो देखने को मिलेगा कि क्या सीमा पर हमारा जो संबंध है वो सही हो पाता है, नहीं हो पाता है, या क्या जो हमारा विवाद चल रहा है वो सुलझ पाता है या नहीं हो पाता है, कैसी उनकी केमिस्ट्री रही है, ये देखना होगा आगे के कुछ समय में। देखिए इस समय उन्होंने एक उदाहरण दिया लेखक ने, वो बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। 1918 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी विश्व युद्ध प्रथम शुरू हुआ था, 1918 से 20 तक वो आगे रहा था। तो देखिए 1918 से 20 के बीच के समय में जो भारतीय फौजी थे वो भी गए थे मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ने। उसी समय फैल गई थी वहां पे महामारी। तो जब उसके बाद वो वापस यहां पर आए थे तो उन फौजियों ने, उन सैनिकों ने गली मोहल्लों गांवों तक उस चीज को पहुंचा दिया था। इसीलिए देखिए वही कंडीशन यहां पर भी है। इस समय अगर चाइना से हमारा वॉर छिड़ जाता है या किस तरह का वॉर हमारा हो जाता है तो यहां पर बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम चाइना से अपने संबंधों को बिना युद्ध के ही या बिना किसी कंट्रोवर्सी के या बिना किसी विवाद के ही हम सुलझा लें और उसको आगे हम करें। तो ऐसा कार्यपालिका का इस समय उद्देश्य यहां पर बताया गया है, कर्तव्य यहां बताया गया है। दूसरा अगर विधायिका की बात कर ली जाए तो विधायिका के बारे में लेखक ने कहा है कि देखिए इस समय संसद का सत्र अभी शुरू हुआ है। संसद का सत्र हालांकि चला, वहां पर हमारे जो सांसद हैं वो अपने कार्य के लिए आ रहे हैं, वहां पे कार्य कर रहे हैं, वो एक कार्य की भावना अच्छी हो सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि स्थिति इस समय बहुत बुरी है और उस स्थिति में संसद के सत्र को बुलाना ये थोड़ा सा अच्छा तो लगता है, लेकिन यहां भी सरकार एक मायने में लैक हो रही है, यहां भी एक मायने पीछे हो रही है। वो सरकार को यहां पे ध्यान में रखना पड़ेगा। वो ये है कि देखिए इस बार संसद में प्रश्नकाल का जो हिस्सा होता है उसको सरकार ने मना कर दिया है। यानी इस बार जो हमारा संसद का सत्र है वो बिना प्रश्नकाल के होगा। अब जहां पर हमें ज्यादा जानकारियों की आवश्यकता थी, अधिक जानकारियों की आवश्यकता थी, उसके लिए अधिक प्रश्न पूछे जाते, लेकिन उसी समय सरकार ने इस प्रश्नकाल को खत्म कर दिया जिससे कोई भी अब सांसद किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है, ये बहुत बड़ा एक आलोचना का विषय है, ये बहुत एक असामान्य बात है कि सरकार ने ऐसा किया कि प्रश्नकाल को खत्म कर दिया। सरकार का कहना यह है कि प्रश्नकाल को खत्म करने का केवल एक मकसद है, वो है जल्दी से जल्दी संसद सत्र को खत्म करना ताकि काम भी हो जाए और फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग भी भंग ना हो, वो भी इतनी भंग ना हो। तो सरकार का यह मुद्दा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि प्रश्नकाल के दौरान भी जो लिखित रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछ सकते हैं अभी भी। इसके अलावा जो शून्यकाल में प्रश्न पूछ सकते हैं तो शून्यकाल में भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है, ऐसा भी सरकार ने कहा है। तो ये भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बारे में लेखक ने कहा है कि संसद में प्रश्नकाल को खत्म करना ये सरकार की थोड़ी सी एक हठधर्मी है कि अभी जानकारी और भी अधिक चाहिए, उसके बाद भी जानकारी कम कर दी है, हमारा मुंह ही सिल दिया एक तरह से, प्रश्न कोई पूछ ही नहीं सकता, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, ऐसा सरकार लेखक ने इसमें कहा। देखिए लेखक ने तो इस वाले एक्ट की तुलना यानी इस चीज की तुलना रॉलेट एक्ट से भी कर दी है। रॉलेट एक्ट आप सभी के ध्यान में होगा 1919 में आया था और उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीय क्रांतिकारियों की आवाज को दबाने के लिए यही एक्ट पारित किया था। इसको काला कानून भी बोलते हैं। उस समय भी यही था कि जो भी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बोलता था या जिस पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को शक होता था उसको वो तुरंत उठा के पुलिस में डाल देती या जेल में डाल देती थी। तो वही उसी एक्ट की तुलना संसद की इस नियम से कर दी है लेखक ने इसमें। तो ये भी आपको यहां से ध्यान में रखना है। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका ने अभी कुछ समय पहले बहुत अधिक मजबूत फैसले दिए, चाहे वो आर्टिकल 370 को हटाना हो, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो और तरीके के बिल हो। तो दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी ताकत क्या है और उसका अपना वर्चस्व है। परंतु अभी भी अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह की चीजें करने की आवश्यकता है। सरकार को जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है जो न्यायपालिका को यहां पर करनी चाहिए। ऐसा इसमें बातें कुछ बताई गई हैं। आगे बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की, अर्बन एम्प्लॉयमेंट एज द फोकल पॉइंट। तो ये भी एडिटोरियल है, संपादकीय है और पेपर 3 से संबंधित है। पेपर 3 जीएस पेपर 3 वहां से इसका संबंध है। अगर इसके संदर्भ की बात कर लें तो देखिए इसमें समझाया गया है दो बातें कि एक तो भारत में रोजगार सृजन कम क्यों है उसके संबंध में क्या चिंताएं हैं, और दूसरा भारत में जो निम्न गुणवत्ता रोजगार है। निम्न गुणवत्ता का अर्थ है कि भारत में जो कम आय है यानी कम आमदनी का रोजगार है उस पर चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि भारत को उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या संबंध में उसके करना चाहिए। देखिए भारत में अर्थव्यवस्था और जनसंख्या को देखते हुए जो नौकरियों में कमजोरियां हैं वो दो तरह की हैं। पहला, एक तो भारत में नौकरियां ही कम हैं। दूसरा, जितनी भी नौकरियां हैं उनकी गुणवत्ता कम है। गुणवत्ता का अर्थ कि वहां से इतनी आमदनी नहीं हो पाती। तो इन्हीं दोनों कमियों पर लेखक ने अपना ध्यान आकर्षित किया है, लेखक ने ध्यान दिया है।
देखिए, अर्थव्यवस्था का सिकुड़ना इस समय जारी है। हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लगातार, और उस कॉन्ट्रैक्शन में ऐसे ऐसे सेक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जो भारत में सबसे अधिक रोजगार देते थे, तो वो इस समय ज्यादा सिकुड़ गए हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन अधिक हुआ है। तो यहां से इसलिए भारत के लिए चिंता की वाली बात हो गई। अगर हम देखें तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का, जो विनिर्माण का हमारा क्षेत्र है, वो करीब करीब 50% तक कम हो गया है। जो हमारा होटल एंड इंडस्ट्री है, सर्विस है, वो करीब करीब -47 की ग्रोथ पर चल रहा है। ये जो हमारा माइनिंग है वो -23% पर लगभग लगभग चल रहा है। ऐसे हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें -39% की गिरावट है। ऐसी गिरावट देखी गई है। यही सेक्टर सबसे अधिक रोजगार प्रोवाइड करते थे, अब यही सेक्टर नुकसान में है, यही सेक्टर सिकुड़ रहे हैं। तो इसीलिए भारत के समक्ष बहुत चिंता की बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात भारत के समक्ष आ गई है, जिसके लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। हालांकि स्टार्टिंग में जो हमारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान था उसमें काफी फायदा हुआ और काफी रोजगार का सृजन भी हुआ, काफी एक इनिशियल हेल्प मिली लोगों को। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें लॉकडाउन के पहले फेज की, तो लगभग लगभग 44 करोड़ लोग, अप्रवासी लोग जो थे, वो अपने घरों को लौटे थे। और इतने सारे लोगों को अब रोजगार प्रोवाइड कराना, रोजगार देना, अच्छी क्वालिटी का रोजगार देना, उसके लिए 50,000 करोड़ रुपया काफी नहीं होता। इसलिए ये योजना काफी तो नहीं है, बट हाँ काफी हद तक सहायता दी है, तो उसके लेकर ने इसके बारे में बात की। देखिए, अगर हम लोग देखें भारत में, तो भारत में इसी कारण से कि भारत में एक तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कम हो गया है और अर्थव्यवस्था हमारी कम हो गई है, उस वजह से भारत में दो चीजें हुई। एक तो रोजगार जो था वो लोगों का छूट गया, और नए रोजगार के अवसर भी बंद हो गए। यानी दो चीजें हुई हैं, लोगों की नौकरियां छूटी भी हैं और नई नौकरियों के आसार भी कम हो गए हैं। इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई और बहुत आर्थिक रूप से अपंगता हमें यहां पे देखने को मिली। लॉकडाउन के पहले फेज मैंने आपको बताया कि करीब करीब 44 करोड़ अप्रवासी लोग अपने रोजगार छोड़कर गए। अब देखिए, 44 करोड़ लोग अगर रोजगार छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब वो जिस रोजगार से जुड़े हुए हैं वो अत्यधिक निम्न वर्ग का है या निम्न स्तर का है। क्योंकि अगर वो उच्च स्तर का होता तो वो उसको छोड़ने के काबिल नहीं होते, या वो छोड़ने की हिम्मत वो नहीं कर पाते। तो लॉकडाउन ने कहीं ना कहीं भारत में जो कमजोर रोजगार है उसको भी उजागर किया है, उसके बारे में भी अपनी सारी जो कहानियां हैं वो सामने लाई हैं। भारत को इस पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कमजोर रोजगार की बात करें तो कमजोर रोजगार का अर्थ यही है जहां पर अपर्याप्त कमाई हो, कमाई पूरी ना हो पाए, जहां पर उत्पादकता कम हो गई हो, और जहां पर काम की स्थितियां जो है वो मुश्किल हो। ऐसी चीजों को ही हम लोग रोजगार की कमजोर रोजगार बोल देते हैं, कमजोर रोजगार की श्रेणी में ले आते हैं। जो यहाँ पर लेखक ने पॉइंट आउट किया है कि भारत में यही स्थिति है। रोजगार पहली बात तो है ही नहीं, है तो उनकी आमदनी बहुत कम है, और वहाँ का जो वर्क एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल भी काम के लायक नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में लोग काम कर रहे हैं। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के आंकड़े की बात करें तो भारत में लगभग लगभग 535 मिलियन श्रमिक हैं, जिसमें से 398.6 मिलियन श्रमिक ऐसे हैं जिनका रोजगार जो है वो निम्न गुणवत्ता स्तर का है। अब आप इस आंकड़े से लगा लीजिए कितना हिसाब है कि भारत में कितना अधिक लोग ऐसे हैं जो रोजगार कर रहे हैं, लेकिन उस रोजगार का कोई मतलब नहीं है, उस रोजगार से उनकी डेली जरूरतें भी पूरी नहीं होती हैं, उनका जो लिवलीहुड है, जो उनका दैनिक जीवन है, वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पाता। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत अधिक जरूरत है। देखिए, लॉकडाउन ने जो कम वेतन वाली मजबूरियां थी उनको दिखाया, और उनके लिए सरकार को काम करने के लिए जागरूक भी किया है। तो इसके लिए अब काम करना ही होगा, और सरकार को चाहिए कि ऐसी कोई बहुआयामी योजनाएं सरकार बनाए जिसके लिए दोनों काम हो जाएं, रोजगार का भी सृजन हो और रोजगार की गुणवत्ता का भी सृजन हो। ऐसी सरकार को दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। दूसरा, जो इस समय कोविड के वजह से मार्केट में मांग घट गई है, जो डिमांड घट गई है, उस डिमांड की वजह से व्यापार घट गया है, और उसकी वजह से भी रोजगार पर बहुत प्रभाव पड़ा है, शहरी रोजगार पर, वो भी वहां पे खत्म हो गया है। सरकार को इसका भी प्रयास करना पड़ेगा कि किस तरीके से मांग को वो आगे बढ़ाए, किस तरीके से मांग को दोबारा से स्टैब्लिश करे मार्केट में, जिससे हम लोग आगे काम कर सकें और आगे जॉब क्रिएट हो सके। तो दो चुनौतियां सरकार के सामने बहुत हैं इस समय, जिनकी लड़ना पड़ेगा। पहली बात तो रोजगार का सृजन करना है, चाहे वो जिस तरह से भी करे, चाहे वो उत्पादन बढ़ा के करे या किसी भी और तरीके से करे, रोजगार को सृजन बढ़ाना है। और दूसरा जो काम है वो है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, गुणवत्ता को उनकी बहुत अधिक बढ़ाना है, ताकि जो उनका जीवन यापन है श्रमिकों का वो सही तरीके से चल सके। ऐसी दो चीजें सरकार को इस समय करनी है। भारत की बात कर लें तो भारत में इसके लिए जो परेशानी सबसे बड़ी वो है प्रशासनिक ढांचा, यानी कमजोर प्रशासनिक ढांचा।
सबसे बड़ी परेशानी यही है कि भारत में जो ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा वो कम है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एस्पेक्ट हैं वो बहुत कम हो गए हैं यहाँ पर। इसी वजह से यहाँ पर रोजगार को सृजन करने का बहुत ही मुश्किल से हो पाते हैं। देखिए, प्रशासनिक ढांचे का मतलब यही है कि यहाँ पर जो रोजगार सृजन का इंफ्रा है वो काफ़ी तरह से कमज़ोर है, और इसीलिए जो योजनाएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल भी इंप्लीमेंट यहाँ पर सही तरीके से नहीं कर पाते। इसलिए सरकार को सबसे पहले अपना प्रशासनिक ढांचे को सही करना पड़ेगा, उसको मजबूत करना पड़ेगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। भारत में देखिए यही होता है। भारत में ऐसा नहीं है कि लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। जितने श्रमिक हैं वो निम्न आय वर्ग के जो क्षेत्र हैं, निम्न रोजगार के क्षेत्र हैं, उनको छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। परंतु दूसरे क्षेत्र भी निम्न रोजगार वर्ग में ही आते हैं, कमजोर रोजगार के वर्ग में ही आते हैं। वो निम्न से निम्न में जा रहे हैं, ना कि निम्न से उच्च में। सरकार को इस पर ध्यान देना है कि लोग अगर छोड़ें तो वो निम्न से ऊपर जाने का उनके पास विकल्प मौजूद हो, वो निम्न से निम्न में ना जाएं। ऐसा सरकार को ध्यान में यहाँ पे देने की आवश्यकता है। दो कदम सरकार उठाएगी तो सरकार आगे कर सकती है काम इसके। एक तो एमएसएमई यानी जो हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उसको अधिक से अधिक सपोर्ट देनी पड़ेगी हमें, जिससे वो वहां से उद्योग क्रिएट हो सके, वहां से रोजगार उपलब्ध हो सके। और उसके लिए सरकार को यहाँ पे बहुत अधिक काम करना पड़ेगा। उसको अधिक से अधिक वित्त और अधिक से अधिक योजनाओं के लिए सरकार को देखना पड़ेगा। यहाँ से एक बहुआयामी योजना भी सरकार को बनानी पड़ेगी, जिसके उद्देश्य कई सारे हों, कई सारे स्तरों पर वो काम करती हो, कई सारे क्षेत्रों में वो काम करती हो, जिससे यहाँ के श्रमिकों को और यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक आयाम मिले कि वो अपने जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है उससे निकलने में आगे कारगर हो पाए। इन दोनों ही काम के लिए, चाहे रोजगार का करना हो सृजन, चाहे उनकी गुणवत्ता बढ़ानी हो, चाहे एमएसएमई को सपोर्ट करना हो, हमें एक विशेष चीज चाहिए और वो है संसाधन यानी रिसोर्सेस। तो उन पर भी सरकार को काम करना पड़ेगा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो श्रमिक हैं, उनके लिए संसाधन कभी कम ना पड़े। उनके लिए संसाधनों की पूरी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी, तथा इन संसाधनों का वितरण भी सही तरीके से हो। ऐसा ना हो कि संसाधन जो है वो एक ही क्षेत्र के लिए हो जाएं या एक ही एरिया के लिए वो हो जाएं। तो ऐसा भी ध्यान में करना पड़ेगा कि संसाधनों का वितरण भी सही तरीके से हो। उनका वितरण, उनका जो बंटवारा है वो भी जो हमारे जो लोकल स्तर के जो लीडर हैं या जो संगठन हैं या जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार यहाँ पर हो जाए। तो ऐसा भी सरकार को यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी इस सिचुएशन से हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। एक एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की सरकार को जरूरत पड़ेगी, जो आगे सरकार को देखना चाहिए कि जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट हैं, जो भी हमारे रोजगार श्रमिक हैं, उनके लिए काम आ सके। तो ऐसी एक इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम की बात सरकार को करनी होगी और उस पर अपना काम करना होगा, ध्यान देना होगा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जब तक शहरी ढांचा क्रिएट नहीं होगा, शहरी ढांचा, बुनियादी ढांचा बढ़ेगा नहीं, जब तक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बढ़िया नहीं होगा, तब तक ये चीजें नहीं हो सकती। सरकार को 3-4 बातों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। रोजगार सृजन, रोजगार की गुणवत्ता बढ़ाना, संसाधनों का निर्माण करना, इसके अलावा जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करना। तो ऐसे 4-5 बातें सरकार को यहाँ पर करनी होंगी, जो सरकार को ध्यान देनी है। प्रीलिम्स क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेकाधातु प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शुरू किया गया था, तो ये न्यूज में क्यों आया, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर उत्तर की बात करें तो शिव समुद्र हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये है, इसके अंतर्गत ये शुरू किया गया था मेकाधातु प्रोजेक्ट। देख लेते हैं इसके बारे में क्या न्यूज़ है। हमारे हिंदू पेपर में, आज के पेपर में इसके ऊपर एक न्यूज़ आई है। तो कर्नाटका सरकार ने अभी कहा है कि वो केंद्र सरकार से गुजारिश करेगी, निवेदन करेगी कि मेकाधातु प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी हरी झंडी मिले और जल्दी जल्दी इस पर काम शुरू हो जाए। कहानी ये है कि मेकाधातु जो प्रोजेक्ट है ये कर्नाटका का प्रोजेक्ट है और कावेरी नदी के किनारे इसको बनाया जाना है रिजर्वायर। क्या करेगा ये, यहां से पानी को इकट्ठा करके जो कर्नाटक के शहर हैं, बेंगलुरु हैं या और भी जो शहर हैं, वहां तक पानी की सप्लाई करना, पीने के पानी सप्लाई करना, साथ ही साथ जो भूमिगत पानी है उसके स्तर को बढ़ाना, यही दो इसके मुख्य उद्देश्य रहे हैं, यही दो इसके मुख्य उद्देश्य हैं। 2017 में हालांकि इसके लिए जो अपना केंद्र सरकार है उसने, जो जल संसाधन मंत्रालय है उसने मंजूरी दे दी है, किंतु पर्यावरण जो मंत्रालय है उसने अभी तक इसके लिए मंजूरी नहीं दी है। तो उसी की मंजूरी का इंतजार है। हालांकि बात करें तो तमिलनाडु जो प्रदेश है हमारा, तमिलनाडु प्रदेश भी इसमें एक रोड़ा अटका रहा है, वो भी इसके खिलाफ है, वो भी चाहता है कि ये प्रोजेक्ट ना हो। क्यों ऐसा है उसका भी रीजन है। देखिए, मेकाधातु जो प्रोजेक्ट है ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है, बेंगलोर से करीब 100 किलोमीटर दूर रहेगा, तो यहां पर यह प्रोजेक्ट लगेगा। अब देखिए, तमिलनाडु ये कहता है कि जो तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में जो कावेरी जल विवाद था और जो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने समझौता करके दिया था, उसके मद्देनजर ये नहीं है, यानी जो मेकाधातु प्रोजेक्ट है ये उस अवहेलना करेगा उस आदेश की जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था।
अवहेलना यही है कि जो कावेरी का पानी है वो कर्नाटका जो है होल्ड करेगा, कर्नाटका सरकार जो है उसको स्टोर करेगी, जबकि कावेरी का जब फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि किसी भी कावेरी के पानी को कर्नाटका स्टोर नहीं करेगा तब तक जब तक तमिलनाडु की सारी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं। ये ऐसा करके विवाद चल रहा है, तो तमिलनाडु ने इस पर भी आरोप लगाया है, इस पर भी अपना ऑब्जेक्शन किया है कि इस प्रोजेक्ट को आगे ना किया जाए। देखिए, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल विवाद बहुत पुराना है। कर्नाटक ने भी यही कहा इस समय कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम तो उसी पानी का प्रयोग मेकादातु प्रोजेक्ट में करेंगे जो कि एक्स्ट्रा होगा, जो कि बच जाएगा, उसका प्रयोग हम यहां पे करेंगे। तो ये किसी भी प्रकार से उस नियम का यानी उस आदेश की अवहेलना नहीं है, ऐसा कर्नाटक ने कहा। 2003 में ये मेकादातु प्रोजेक्ट जो था इसको शुरू किया गया था, शिव समुद्र हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत को शुरू किया 2003 में। उसके बाद से फिर ये विवादों में चल रहा है और मुख्य जो इसका विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में ही है। हालांकि पर्यावरण मंत्रालय से भी इसको सही वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर, ये भी एक देखना पड़ेगा। इसके लिए ये न्यूज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन, समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ऐसा निर्णय सुप्रीम कोर्ट में कब आया? तो ये आया था 6 सितंबर 2018 को। समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब यह किसी भी तरह का अपराध नहीं है, तो ऐसा निर्णय दिया था। इसके संबंध में आज हमारे पास एक न्यूज है द हिंदू पेपर में, हम उसको देखेंगे। लगभग विरोधाभासी न्यूज आपको लगेगी ये। सेंटर अपोज मूव्स टू रिकॉग्नाइज सेम सेक्स यूनियंस, है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता किसी भी तरह का अपराध नहीं है, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो होमोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व है तो वो अपराधी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा। लेकिन अभी हाल में क्या हुआ? अभी एक याचिकाकर्ता ने, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करी और उन्होंने मांग की कि जो समलैंगिक विवाह है उसको भी भारत में कानूनी मान्यता प्रदान की जाए, अर्थात उसको भी कानूनी बनाया जाए, उसको भी लॉफुल बनाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? इसका विरोध किया है। केंद्र ने कहा है कि ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दो साल पहले 2018 में दिया था वो केवल एक स्टेटमेंट था कि अपराध नहीं है वो, लेकिन अब उसके बिना पर हम इसको कानून नहीं बना सकते। ये भारत का जो समाज है, जो भारत की संस्कृति है, जो भारत के नैतिक मूल्य हैं, उनको शोभा नहीं देता और उनके अनुसार ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा कुछ कर पाए, ऐसा यहां पर सरकार ने कहा। जो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे अपने तुषार मेहता जी, उन्होंने अपने वक्तव्य में यही बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो ठीक है, वो अपराध नहीं है, लेकिन अब इसको कानून के रूप में मान्यता देना ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये भारतीय समाज को देखते हुए बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की धारा 377 के तहत जो वयस्क हैं और वयस्कों में जो समान लिंग के यौनाचार हैं उनको अपराध नहीं माना जाएगा, यानी अगर वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनको अपराधी अब नहीं माना जाएगा। लेकिन तुषार मेहता ने फिर यही कहा कि वो ठीक है, वो स्टेटमेंट था, बट अभी इसको कानून बनाना पॉसिबल नहीं है, वो भारत के समाज की दृष्टि से मुमकिन नहीं है। हालांकि कई देश ऐसे हैं विश्व में जहां पर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई है, वहां पर वो मान्य हैं, तो उसके अनुसार भारत में चेंजेस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं वो देखने लायक है, वो आगे देखा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। देखिए, पूरे विश्व में बदलाव हो रहे हैं, पूरा विश्व में चीजें बदल रही हैं, परंतु उन बदलावों में से भारत में कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते हैं, इस पर हमें विचार विमर्श करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कुख्यात रॉलेट एक्ट को किस काउंसिल द्वारा पारित किया गया था? तो इसका आंसर है पहला, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके द्वारा इसको पारित किया गया था और यहीं से ये आगे आया था, इसका विरोध शुरू हुआ था। देखिए, रॉलेट एक्ट की बात कर लें तो इसके बारे में दो तीन बातें हैं। देखिए, 1919 में यह आया था अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में, जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट या फिर ब्लैक एक्ट के रूप में भी जानते हैं। तो दिल्ली की जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने इसको पास किया था 18 मार्च 1919 में। देखिए, इसको लॉन्च करने का रीजन था जो भारतीय क्रांतिकारी थे उससे जो ब्रिटिशर्स को खतरा बढ़ गया था, उसके मद्देनजर ही इसको लागू किया गया था ताकि उनके खतरे को कम किया जाए ब्रिटिशर्स के लिए। यानी सरकार ने महसूस किया कि भारतीय रक्षा अधिनियम जो है उसमें जो चूक हुई है उसको सही करने के लिए एक कानून चाहिए जो भारतीय क्रांतिकारियों के दमन के लिए काफी हो और भारतीय क्रांतिकारी दमन जो है वो आसानी से हो पाए। यही वो रॉलेट एक्ट था जिसके द्वारा गांधी जी को भी एक मुख्य धारा मिली अपने आंदोलन के लिए और वो एक नए युग में प्रवेश कर पाए भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। देखिए, अगर रॉलेट एक्ट की बात करें तो इसमें क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह एक्ट पारित किया था कि पुलिस जिसको भी चाहे शक के बिना पर गिरफ्तार कर सकती है, कितने भी समय के लिए गिरफ्तार कर सकती है, बिना किसी कारण के, बिना किसी मुकदमे के।
इसका मकसद ये था कि जितने भी क्रांतिकारी हैं उनको तबाह कर दिया जाए, उनको गिरफ्तार करके उनको मार दिया जाए, ताकि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो खत्म पड़ जाए और वो बिल्कुल रुक जाए। हालांकि इसका दुरुपयोग भी बहुत सारा हुआ, बहुत सारे शोषण भी इसमें देखने को मिले और बहुत सारी और भी चीजें देखने को मिली, तो इसलिए इसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ था, बहुत ही अधिक इसका विरोध हुआ। कोई इसमें वारंट नहीं था, प्रेस पर भी इसमें कड़े नियंत्रण थे। अगर किसी भी तरह के मीडिया ने, चाहे वो समाचार साप्ताहिक हो या मासिक हो या फिर मंथली हो, कैसा भी हो, अगर पत्रकार ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध कुछ भी लिखा है तो उस पर भी कड़े नियंत्रण थे, उसको भी जेल में डालने का प्रावधान उस समय किया गया था। अलोकप्रिय था, बिना वारंट की गिरफ्तारी थी, मुकदमे के बिना गिरफ्तारी थी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी थी इसमें, जैसे बहुत सारे इसमें कृत्य थे जो लोगों को पसंद नहीं आए थे और शोषण के लिए ही बनाए गए थे, इसीलिए इसका विरोध यहां पर हुआ। देखिए बहुत सारे उस समय नेता थे, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हो गए, चाहे वो लाला लाजपत राय जी हो गए, चाहे और भी नेता हो गए, इन सभी को इस कानून ने जो है वो नाराज किया था। इस कानून को इस कानून के लिए वो सब नाराज हुए थे, उनका मन खिन्न हुआ था, इसलिए इसका विरोध काफी अधिक हद तक हुआ। देखिए इसमें बीच में घटना भी हुई थी जब कांग्रेस के दो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को रॉलेट एक्ट के कारण ही, रॉलेट एक्ट के द्वारा ही गिरफ्तार कर लिया गया था, बिना किसी कारण, बिना किसी वारंट के। तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो जलियांवाला बाग है वहां पर एक सभा की गई थी लोगों ने, और उस सभा पर क्या था, जनरल डायर ने फिर गोलियां चलवा दी थी, तो वहां पर हजारों लाखों लोग मारे गए थे, बच्चे बूढ़े जवान सभी उसमें मारे गए थे। तो एक बहुत ही विभत्स घटना वहां घटी थी, कुख्यात वहां पे घटना घटी थी जलियांवाला बाग नरसंहार में। ये नरसंहार किया गया था 13 अप्रैल 1919 को। तो ये भी एक न्यूज यहाँ पे फेमस है इसके बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से सही कथन चुनना है। तो सुब्रमण्यम भारती हैं, तमिलनाडु के एक कवि हैं, तमिलनाडु के एक लेखक हैं, उनके बारे में पूरी न्यूज है। तो इनके बारे में कौन सा कथन सही है इसका आपको ध्यान में करना है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय भौतिक सुख के लिए पश्चिमी खोज का समर्थन करते हैं क्या? हाँ, ये बात सही है। दूसरा, ज्ञान रत्नम। ज्ञान रत्नम एक ग्रंथ है जो भारती जी का है, इसके बारे में है। तो ज्ञान रत्नम एक समृद्ध पाठ है जिसे विभिन्न तरीकों से पढ़ा जा सकता है। तो हाँ, ये बात सही है। और तीसरा, भारती जी एक संकीर्ण राष्ट्रवादी कवि हैं। तो ये भी एक बात सही है, यानी तीनों पॉइंट सही हैं। इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज अपना जो हिंदू पेपर है उसमें इनके बारे में एक आर्टिकल आया है, तो उनके बारे में कुछ बातें देखते हैं। देखिए सुब्रमण्यम भारती जी 1882 से 1921 तक इस धरती पर रहे थे। 1921 में इनका देहावसान हुआ था। और जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे ये। तमिलनाडु में जो प्रख्यात सांस्कृतिक व्यक्ति के रूप में इनकी पहचान थी, जो कविताएं लिखता था, इन कविताओं के माध्यम से इनकी पहचान हुई थी। हालांकि गद्य भी इन्होंने काफी कार्य किए हैं, परंतु कविताओं के देखते हुए, कविताओं पर ध्यान केंद्रित करने के कारण जो इनके गद्य है उस पर से इनका ध्यान हट गया है और गद्य के लिए थोड़ी सी उपेक्षा इनको झेलनी पड़ी है। कामकाजी पत्रकार के रूप में भारती जी थे और भारती जी को आवश्यक रूप से जो है वो गद्य के लिए ही नियुक्त किया गया था, परंतु उनके लेखन ने जो है वो कविता को प्रमुखता दी और लेखन में राजनीतिक शब्दावली का जरूर इन्होंने प्रयोग किया और बेहतरीन ढंग से प्रयोग किया था। तो राजनीतिक शब्दावली के लिए बहुत फेमस हुए ये अपने लेखों में। कई कहानियां लिखी, टिप्पणियां लिखी, तमिल में अधिक स्तंभ भी इन्होंने लिखे हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रवादी उस समय आंदोलन चलते थे उनमें भी ये सक्रिय रूप से भाग लेते थे और भाग लेने के बाद भी अपने साहित्य पर काम करते रहते थे और लगभग पूरी जिंदगी ये काम करते रहे हैं। कैसा दिखने एक आज़ाद भारत कैसा दिखे, इस पर भी इन्होंने अपने कई स्तंभ लिखे हैं, कई लेख इस पर लिखे हैं कि आज़ाद भारत की कल्पना इन्होंने की है अपने लेखों में, अपने साहित्य में। इसको भी अपनी कहानियों में इन्होंने लिखा है। एक इनका जो रथ है, एक इनका जो ग्रंथ है वो बहुत फेमस है, जिसका नाम है ज्ञान रथम, यानी बुद्धि का रथ। तो ये काफी फेमस है। यही लिखा गया था 20 के दशक के अंत में लिखा गया था ये। तो 1908 के मध्य में भारती जी ने अपनी जो राजनीतिक साप्ताहिक भारत है उसमें ज्ञान रत्नम का सिलसिला शुरू किया था। उसके बाद फिर इसको रोक दिया गया था, हालांकि 2-3 महीने बाद ही, क्योंकि जो उसके लेखक थे वो पांडिचेरी चले गए थे। ब्रिटिश पुलिस से बचने के लिए वो उनके पीछे पड़ी थी, तो वो इसलिए बचने के लिए 2-3 महीने में इसको रोकना पड़ा। हालांकि 1 साल बाद फिर से इसको शुरू किया गया, लेकिन फिर इसकी 2 किस्तों के बाद ही ये बंद हो गया, इसको बंद कर दिया गया। और फिर ज्ञान रत्नम जो है जनवरी 1910 में इसको बाहर आया गया था, यानी जनवरी 1910 में इसको दोबारा हमने देखा। देखिए ज्ञान रत्नम के पहले व्यक्ति जो कथाकार थे वो निसंदेह भारती जी खुद थे और वो रोज की सामग्री जो थी, रोज की चिंताएं जो थी, उनके साथ वो एक व्यंग्यात्मक कल्पना वहां पर करते थे जिसमें समकालिक आयाम के जो हास्य व्यंग थे वो भी पूरे समाहित रहते थे। तो इस प्रकार बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, बहुत ही आकर्षक वे में अपने कहानी को, अपने चित्रण को पेश करते थे, अपने साहित्य को। ये इनकी एक विशेषता रही थी इनकी हमेशा से ही। तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्र थे, लेकिन कहीं ना कहीं संकीर्ण राष्ट्रवादी दृष्टि को पार करने में भी अपने जो सुब्रमण्यम भारती जी थे सक्षम थे।
जितने भी उस समय दमन कार्य चल रहे थे, जितने भी और भी बातें चल रही थी, उन्होंने भी इनको कई तरह से प्रभावित किया। इनके कई दोस्त भी उस समय जेल में थे, खुद भी निर्वासन में थी, लेकिन उसके बाद भी जो हास्य और आशा के साथ जो उनका तेज था लिखने में, वो बहुत अच्छा था सुब्रमण्य स्वामी जी का। तो ये सुब्रमण्य भारती जी का, तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी सुब्रमण्य भारती जी के लेख के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें तो गौरवशाली प्राचीन भारतीय सभ्यता जो थी, उसके लिए ये बिल्कुल आतुर थी, और उनके साहित्य में वो देखने को मिलता है कि पूरी तरह से साहित्य जो है वो इनका गौरवशाली प्राचीन भारतीय सभ्यता से ही संबंधित था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी परंपरा के प्रति आत्म आलोचनात्मक रवैया भी सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम भारती जी ने पेश किया है अपने ग्रंथों में, अपने ज्ञान रथम में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सही कथन चुनना है आपको, फास्फीन गैस के बारे में है। फास्फीन एक रंगहीन, ज्वलनशील और जहरीली गैस है, सही कथन है ये। यह अपने शुद्ध रूप में गंधहीन होती है, ये भी सही कथन है। कम मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल का एक घटक भी है, ये भी सही कथन है। और लहसुन या सड़ने वाली मछली जैसी अत्यधिक अप्रिय गंध आती है, तो ये भी बात एक सही है। फास्फीन गैस की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं। चलिए, एक आर्टिकल आज आया है पेपर में द हिंदू में, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे सौरमंडल में एक ग्रह है, उसका नाम है शुक्र यानी वीनस। वीनस पर अगर देखें तो पूरा वातावरण जो उसका है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही भरा हुआ है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग लगभग 96% के एटमॉस्फेयर में रहती है, और इसी वजह से वो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण बहुत अधिक मात्रा में करती है, और इसीलिए शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। यहां पर तापमान इतना है कि वो आपको गला सकता है, इतना अधिक तापमान यहां पर है, और इसीलिए जीवन की कल्पना करना यहां पर बहुत अधिक मुश्किल है। परंतु इसी शुक्र ग्रह पर हमें मिली है भी फास्फीन गैस। ये फास्फीन गैस देखिए जैविक जीवन से संबंधित गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में हालांकि बहुत कम होती है, परंतु जैविक जीवन से इसका काफी संबंध रहता है। इसलिए वैज्ञानिक सोच रहे हैं, वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया है कि शायद ये जीवन की कल्पना अपने शुक्र ग्रह पर बढ़ सकती है इस गैस के आने के बाद, या इसकी उपस्थिति होने के बाद। हालांकि इस गैस के बाद भी काफी और भी रिसर्च करनी पड़ेगी, केवल यही गैस जीवन की संकेत नहीं देती है, इसके अलावा भी और भी हमें सिम्टम चाहिए जो जीवन का संकेत देते हो, तभी हम लोग इसके बारे में सारी बातचीत कर पाएंगे। ऐसा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं, एक पूर्व अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, पुराने पेपर में है, यूपीएससी में पूछा है। निम्न में से कौन सा सही कथन है। पहला है, जो अधिकार संविधान ने दिए हैं क्या वे नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। जो अधिकार दिए हैं क्या वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। क्या अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, और क्या अधिकार जो है वो अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है। तो सही कथन देखिए इसमें जो है वो तीसरा है। ठीक है, जो हमारे अधिकार हैं वो राज्य के दावे नहीं है, वो हमारे दावे हैं, हम उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब नागरिकों के दावे हैं, अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार के दावे हैं। ये आपको यहां पे ध्यान में रखना है। दो प्रश्नों की बात कर लेते हैं आज के इस द हिंदू पेपर से। कौन कौन से प्रश्न हमारे मुख्य परीक्षा में बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, वर्तमान स्थितियों में भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न चुनौतियों तथा उनसे निपटने के साधनों पर चर्चा कीजिए। जिस तरह की आर्थिक परिस्थितियां, महामारी वाली परिस्थितियां, या सीमा पर जो विवाद की परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों में जो उत्पन्न चुनौतियां हैं और उनसे निपटने के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं, इस पर चर्चा आपको करनी है। दूसरा प्रश्न है, भारत में जनसांख्यिकी तथा अर्थव्यवस्था के प्रारूप के समक्ष निम्न गुणवत्ता रोजगार को उच्च स्तर रोजगार में बदलने के लिए किए गए प्रयासों तथा भविष्य के लिए योजनाओं पर प्रकाश डालिए। मतलब भारत में जो रोजगार सृजन है लेकिन वो कम गुणवत्ता का है, उसे किस प्रकार उच्च गुणवत्ता का बनाया जाए, इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं और भविष्य में क्या योजना बनाई जाए, इसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा करनी है। तो ये कुछ पॉइंट थे आज के न्यूज़पेपर से। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।